All right, so let us begin this morning. हम लोगों ने पिछली बार एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करना शुरू किया था और वो था डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और आज हम लोग जो हमारा ये डिस्कशन है, इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे एंड आई एम गोइंग टू स्क्रीन शेयर माय प्रेजेंटेशन विथ यू सो दैट यू कैन ऑल्सो कीप वॉचिंग इट। अश्विनी, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। ओके, गुड। सो आज जो हम लोग डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं वो है द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये हमारा चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। इट्स अ न्यू थियरी। हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो या हो सकता है ना पढ़ी हो सकता है पढ़ी हो लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हुए हो। सो वी विल बिगिन विद दिस थियरी एंड इट्स कॉल्ड द सिज्विक-पाल थियरी। रिमेंबर दैट पिछली बार जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो हम लोगों ने कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस की ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन शुरू किया था और मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो था द डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इनफैक्ट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है और इसको ये लिख लीजिए आप दैट द डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड is highly responsible for the development of geometry in covalent molecules or ions. इसको लिख लीजिए। The directional nature the directional nature of covalent molecules or ions. The directional nature of covalent molecules or ions is highly responsible. The directional nature of covalent molecules or ions is highly responsible for the development of the directional nature of covalent molecules or ions is highly responsible for the development of geometry. For the development of geometry in covalent molecules or ions. ठीक। सो ये एक बैकड्रॉप है, एक प्रीटेक्स्ट है और इसी प्रीटेक्स्ट के ऊपर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिज्विक-पाल थ्योरी। और हम लोग इस थ्योरी में 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने पहले पढ़ा है मेरी रिक्वेस्ट होगी तब भी कि आप बहुत गौर से सुनिए और बेहतर होगा कि आप नोट्स बनाइए इसी वक्त जब मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ चीजें मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा, कुछ चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पर बनाऊंगा। सो यू कैन कीप नोटिंग, कीप मेकिंग दीज नोट्स। और फिर उसके बाद आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक रजिस्टर अलग से बनाइए और बहुत अच्छे तरह से, बहुत इलैबोरेट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन हियर एंड वी विल लेट्स लुक एट द फर्स्ट पोस्टुलेट। Now, very important first postulate. देखिए क्या लिखा है। The total number of electrons, the total number of electrons present in the valence shell of the central atom governs the geometry of the covalent molecules or ions. बहुत क्लियर और सिंपल भाषा में लिखा है। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल और आयन की ज्योमेट्री को कौन गवर्न करता है, कौन डिटरमिन करता है? लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। नाउ इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करेंगे। वैलेंस शेल किसे बोलते हैं? से फॉर एग्जांपल लेट्स डू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम।
अब ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2 and 2p4. This is the valence shell. This is the complete total electronic configuration of oxygen, जिसमें से ये जितना हिस्सा है ना 2s2 2p4, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, इसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब आप देखिएगा, इसको मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ ताकि जगह थोड़ी सी रहेगी। सो ये मैंने 2s2 ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दिस इज 2s2, और 2s2 का मतलब ये हुआ कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2s सब शेल। ये हो गया 2s, और ये मैं आपके लिए बना रहा हूं 2p4। So this is 1, 2, 3 and 4। अब देखिएगा हमने क्या कहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम गवर्न द ज्योमेट्री। इसका मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन एटम किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयन का पार्ट बनेगा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, जब ऑक्सीजन एटम किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल और या आयन का पार्ट बनेगा तो इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे ये डिटरमिन करेगा कि ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए। दिस विल डिटरमिन हाउ द ज्योमेट्री शुड बी। ओके, अब आप देखें यहां पर कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पहले से उपस्थित है, यहां पर पहले से ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, तो अधिक से अधिक एक इलेक्ट्रॉन ये आ सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ये आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके और कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल या आयन बनाएगा तो उसके पास अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास हो सकते हैं। ठीक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पहला जो पॉइंट है वो ये है दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम गवर्न द ज्योमेट्री ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं आपको, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल आयन में 2 प्रकार के एटम्स होते हैं। एक एटम होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, दूसरा एटम होता है जिसको हम कहते हैं अदर एटम। सो एक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, एक है जिसको हम कहते हैं अदर एटम। नाउ सेंट्रल एटम का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एटम का सीधा सा मतलब यह है वो एटम जो उस मॉलिक्यूल के सेंटर में उपस्थित है। मान लीजिए हमारा एटम ए है, ये एटम मॉलिक्यूल के सेंटर में प्रेजेंट है और आसपास जितने एटम जिसके प्रेजेंट हैं, 3 या 4 या 2 या 5 या 6 जितने भी हैं, इन सभी को, ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं ए के चारों तरफ, इन सबको हम कहते हैं अदर एटम। सो देयर इज एन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम। देयर आर अदर एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, दे आर कॉल्ड अदर एटम। नाउ ज्योमेट्री कौन डिटरमिन करता है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का कौन सा वाला पार्ट? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। अब देखिए आप यहां पर ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए हमारा सेंट्रल एटम है, ये केंद्र में है, ये बीच में उपस्थित है, इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो वो किन्हीं परिस्थितियों में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता है या 2, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता है। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिटरमिन करेंगे कि उस मॉलिक्यूल या आयन की क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए। Okay, let's take one more example and I'm just trying to give you very simple examples. Molecules को हम लोग बाद में ले लेंगे। So मान लीजिए हमारे पास अभी एग्जांपल हमने लिया ऑक्सीजन का, where there are 2 electron pairs present in the valence shell. Okay, मान लीजिए हम बात
करें ऑक्सीजन एटम की, एटॉमिक नंबर 7 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारा? कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का है 1s2 एंड 2s2 एंड 2p3। 1s2 2s2 एंड 2p3। अश्विनी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर है। ठीक ठीक, गुड, थैंक यू। ऑलराइट, सो लेट अस टेक अप अनदर एग्जांपल। और मान लीजिए अब हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन एटम का। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ये इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं यहीं पर मान लीजिए बना दे रहा हूं। तो ये है हमारा 2s2 सब शेल, 2s सब शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2s2 हो गया। और फिर उसके बाद हमारा ये 2p सब शेल है और ये p3 है, यानी कि 1 2 तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन के 2p बैलेंस 2p सब शेल में। अच्छा, अब क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन के पास बैलेंस शेल में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए जब नाइट्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है। ये 3 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास और प्राप्त करके और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये बना सकता है। एक पहले से उपस्थित है, ओके, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उपस्थित हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो ब्लू सर्कल के अंदर में है, इन्होंने बॉन्ड बनाया है और इन्हीं के द्वारा ज्योमेट्री डिटरमिन हुई है, लिहाजा इन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और यही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मूल रूप से ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। ये जो दो हैं, ये जिनके ऊपर 2 रेड टिक लगे हुए हैं, ये जो दोनों हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। और ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। So what is the definition of lone pair of electrons? Lone pair of electrons are the electron pairs which are present in the valence shell of central atom but do not participate in bond formation. Lone pair of electrons are electron pairs present in the valence shell of central atom but they do not participate in bond formation. They are called lone pair of electrons. फिर एट द सेम टाइम ये क्या चीज है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम व्हिच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देयरफॉर हेल्प इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल और आयन। सो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो किसी भी वैलेंस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्योमेट्री डिटरमिन करते हैं, दे आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जो वैलेंस शेल में उपस्थित तो हैं लेकिन वो बॉन्डिंग में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री में उनका कोई खास योगदान नहीं है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फिर हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यही चीज यहां पर देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, अब देखिए इसको मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर दे रहा हूँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रीन कलर से सर्कल हो गया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में पहले से उपस्थित है और इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लिहाजा इसको क्या बोला जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे बाकी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सो वी हैव, in case of oxygen we have 2 bonding electron pairs, 2 lone pairs. In case of nitrogen we have 3 bonding electron pairs and 1 lone pair. और अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूं यहीं पर, तो बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर आप बना रहा हूँ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 1s2 2s2 एंड
2p2। ये कार्बन का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन के ग्राउंड स्टेट का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन मूव्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और अपने 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को ये प्रमोट करके 2p में भेज देता है, तब कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2s1 एंड 2p3। अब आप देखिएगा, ये 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है और 1 2 3 ये 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 2s1 में 1 हो गया और 2p में 3 हो गया, तो कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से मौजूद नहीं है, जैसा कि ऑक्सीजन में था। ऑक्सीजन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है, नाइट्रोजन में ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है, कार्बन में एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से नहीं है। आप सुनिए, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो पहले से मौजूद है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हमने क्या नाम दिया था? Lone pair of electron. They are called lone pair of electron. These are electron pairs which are present in the valence shell but do not participate in bond formation. They are called lone pairs. In case of carbon, there is no lone pair of electron. एक भी electron pair पहले से present नहीं है। इसका मतलब number of lone pair of electrons is 0. और 4 unpaired electrons हैं। इसका मतलब यह है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से एक्सेप्ट करके या उनकी शेयरिंग करके ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की स्थापना कर सकता है। और इन चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर आर 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। In case of nitrogen, there is 1 lone pair and 3 bonding electron pairs. In case of carbon, there is no lone pair of electron and 4 bonding electron pairs. Okay? अब हमने जो कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री को कौन डिटरमिन करता है? वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें तो वैलेंस शेल में उपस्थित बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये सिडविक एंड पाल की थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन के वैलेंस शेल में उपस्थित बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, ये ज्योमेट्री को डिटरमिन करने का काम करते हैं। ओके अश्विनी, मेरी आवाज आ रही है ना? You are audible. ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, गुड, लेट्स प्रोसीड नाउ, लेट्स प्रोसीड। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, एंड आई एम ग्लैड दैट नाउ लेट्स प्रोसीड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स गो टू द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, सो ये पहली बात थी जो इंपॉर्टेंट है और आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। नाउ the second postulate लिखा हुआ है, the central atom। अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि कौन से एटम को हम सेंट्रल एटम कहेंगे, we have just now discussed। so concept ये है, the central atom keeps the orbitals as far apart from each other as possible so as to minimize repulsion and keep the molecule or ion stable। now ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपके साथ फिर से मुझे शेयर करना है। और हम ये कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने पहले पोस्टुलेट में डिस्कस किया था कि किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। ओके, ना दूसरी बात, सेंट्रल एटम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को या ऑर्बिटल्स को, अब देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया, यहाँ लिखा है द सेंट्रल एटम कीप्स द ऑर्बिटल्स। अब आप गौर करें, यहाँ तो पहले पोस्टुलेट में कहीं पर भी ऑर्बिटल वर्ड यूज नहीं किया गया, तो दूसरे पोस्टुलेट में ये ऑर्बिटल वर्ड कहाँ से आ गया? फ्रॉम वेयर डिड द वर्ड ऑर्बिटल कम? अब देखिए मैंने ये वर्ड यहाँ जानबूझ के इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर एंड आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, ऑर्बिटल मतलब वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। Orbitals are the place
where the electron is present. So हम अगर ये कहते हैं that the total number of electron pairs, bonding electron pairs is 2, तो हम दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि there are 2 orbitals in the central atom valence shell जो कि ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं. ओके, सो ऑर्बिटल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है इलेक्ट्रॉनों की जगह, क्योंकि ऑर्बिटल वो स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो अगर हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हम ये कह रहे हैं कि 2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम में उपस्थित हैं. और सेंट्रल एटम क्या करता है? द सेंट्रल एटम कीप्स द ऑर्बिटल्स, या ये कह लीजिए the electron pairs, keeps the orbitals या the electron pairs as far apart from each other as possible, so to minimize repulsion and keep the molecule stable. Now let's look at this. Say for example, हम लोग फिर से वापस आ जाए नाइट्रोजन के पास. ये सिंपल एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इनको एग्जांपल्स की तरह इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. मान लीजिए हम कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख रहे हैं 1s2 2s2, और ये जो जितनी चीजें मैं यहाँ पर लिखता चल रहा हूँ, आई थिंक एंड आई होप दैट यू आर नोटिंग इट डाउन, बिकॉज ये मैं स्लाइड का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशंस में इन चीजों को यूज कर रहा हूँ. सो आप जरूर से अपने नोटबुक में या नोट कॉपी में इसको आप उतारते चलिएगा. सो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3. अब देखिए आप, मैं यहीं पर बनाता हूँ. ये हो गया 2s2 और 1 2 and 3, इसे कहते हैं 2s2 2p3. अब आप नोटिस कर ही रहे हैं पहले से कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जिसको मैंने सर्कल किया है रेड से, ये पहले से प्रेजेंट है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. लिहाजा इसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 और 3. इमेजिन करिए ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर किसके हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं. मान लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हाइड्रोजन एटम्स के हैं. तो ये पहला हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और ये तीसरा हाइड्रोजन एटम है. सो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो पहला हाइड्रोजन एटम यहाँ आया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दूसरा इस जगह आया, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तीसरा इस जगह आया, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. पॉस्टुलेट ये कहता है कि नाइट्रोजन इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, इसको और इसको, इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखता है. मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्यों? क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे तो इनकी बीच की दूरी भी मैक्सिमम है, और बीच की दूरी यदि अधिकतम होगी तो इनमें आपसी रिपल्शन मिनिमम होगा. ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स, लेसर विल बी द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. और हम लोग इस बात को पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए इस बात को. रिपल्शन always increases the energy of the system. फिर से सुनिएगा, repulsion always increases the energy of the system. ये क्या लिखा हुआ है? Attraction always decreases the energy of the system, and energy is inversely proportional to stability. Energy is inversely proportional to stability. So यदि repulsion बढ़ता है, energy बढ़ेगी तो stability घट जाएगी. अगर attraction बढ़ता है, energy घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स प्रोपोर्शन है,
तो किसी भी वजह से अगर एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, किसी भी वजह से एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो अट्रैक्शन रिपल्शन ऑलवेज इंक्रीजेस द एनर्जी and therefore decreases the stability. Attraction always decreases energy and increases stability. इसका मतलब ये है, अगर हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी को, इसको, ये बात को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये. अगर हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, हम चाहते हैं सिस्टम मोर स्टेबल रहे, अगर हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा. और यदि हम सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं तो रिपल्शन कम होना चाहिए. और रिपल्शन कम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटलों के बीच की दूरी मैक्सिमम रहेगी. More the distance between the orbitals or electrons, lesser is the repulsion, lesser is the energy, greater is the stability. So if we want to increase the stability of the system, energy has to be less, and energy will be less when repulsion will be less. Repulsion less कब होगा? जब electrons या orbitals के बीच के distance को हम maximize कर पाएंगे. So when there is maximum distance between the electrons, there is lower repulsion, and when there is lower repulsion, there is lower energy, and when there is lower energy, then there is greater stability. और ये देखिए, ये कॉन्ट्रा है, ये अट्रैक्शन. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी कम होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. इसका मतलब अगर हम सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, एनर्जी कम होनी चाहिए. और एनर्जी कम कब होगी? जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा. इसीलिए गौर करिएगा, bonding, listen carefully, bonding always is the result of attraction. Bonding is the result of attraction, and when there is greater bonding, there is greater attraction, there is lesser energy, there is more stability. Listen again, more the bonding, more the attraction, lower the energy, greater the stability. Okay, so the second postulate है वो important है, वो ये कह रहा है कि सेकेंड पॉस्टुलेट इज सेइंग कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सेंट्रल एटम अधिकतम दूरी पर रखता है. और अधिकतम दूरी पर रखने के पीछे कारण ये है कि जब दूरी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन, प्रतिकर्षण का बल कम होगा. there will be lower repulsion between the electron pairs. And if there is lower repulsion, then there will be lower energy, and then there will be greater stability. More the repulsion, more the energy, less the stability. So we have to make sure that there is minimum repulsion, and minimum repulsion तब होगा जब electron pairs के बीच की दूरी maximum होगी. ठीक? So ये second postulate है और important है, and I hope that you have noted down these things that I have written here on the screen, and you have also noted down the postulate. Okay, ये हो गया second postulate. अब देखिए, यही जो explanation मैंने इतनी देर से आपको दिया था, यही explanation यहाँ पर है. आप इसको screenshot ले लीजिए या note कर लीजिए so that you know it. Orbitals are the place where electrons are present. Greater distance between the orbitals या electrons will result in minimum repulsion. देखिए, greater distance will result in minimum repulsion, and therefore will result in greater stability of the molecule, greater stability of the molecule. Okay. So ये important path है, important aspect है, and I want you to, I'm just giving you a few seconds here so that you can note down these things. ठीक, चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ. अब देखिए, सो अभी हम लोगों ने कहा था कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यही ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं. और जब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर, देन यू नो दैट आई मीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इसको ध्यान रखिएगा. The total number of bonding electron pairs present in the valence shell of central atom govern geometry. Now please understand,
ऐसा नहीं है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन सिज्विक एंड पावल की थियोरी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को अलग से स्टडी नहीं किया गया। इनफैक्ट सिज्विक एंड पावल ने यह कहा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। That the lone pair of electron have similar effect on geometry as the bonding electron pairs. That's why I'm not specifically going into the discussion um, uh, into the discussion of the presence of lone pair. So you have to make sure that you understand the importance over here. Okay, so isko dhyan rakhiyega. Okay. So the total number of electron pairs present in the valence shell of central atom, they govern the geometry of covalent molecules or ions. अब ये देखिए टेबल आपके सामने है, and this table will help you to understand, will give you an idea कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और ये कौन से दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? These are, once again, just to remind you, these are bonding electron pairs. Okay, just to remind you, these are bonding electron pairs. So if there are two bonding electron pairs, geometry is what? Linear. Geometry linear का मतलब ये है that between the two atoms, bond angle is 180 degrees. Okay, bond angle is 180 degrees. अब आप देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके, सो देयर आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ये नोटिस करिए, ये जो दो पॉस्टुलेट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये देखिए, the total number of bonding electron pairs present in the valence shell of central atom govern geometry. So अगर सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अब मैं ये ज्योमेट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। मान लीजिए हमारा ये सेंट्रल एटम है, इसके पास यदि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स 180 डिग्री पर होंगे। ये पहला एटम जिसको कि हम अदर एटम कहते हैं, और ये दूसरा अदर एटम। सो दो अदर एटम्स के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। And when the bond angle between two other atoms is 180 degrees, look at the kind of geometry that has been determined. What kind of geometry is it? It is called linear geometry. Linear geometry. Central atom is in the center, and there are two other atoms on two sides, and the bond angle is 180 degrees. और हम लोग ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन हम करेंगे, वी विल डू इट, बट एट अ लेटर स्टेज। अभी मैं सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये किस तरह से है। सो यदि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ज्योमेट्री लीनियर है, और अगर ज्योमेट्री लीनियर है तो मतलब ये हो गया कि सेंट्रल एटम के पास जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ओके, नाउ I am going to use my whiteboard over here just to give you an idea, and I'll keep drawing as well. So अभी हम लोगों ने बात करी, मैंने, आप याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन में एक एटम होता है जिसको कि हम सेंट्रल एटम कहते हैं, बाकी एटम्स होते हैं जिसको कि हम अदर एटम्स कहते हैं। सो सेंट्रल एटम वो है जो सेंटर में प्रेजेंट है, जिसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री डिटरमिन करते हैं। तो अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में देयर आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी एट 180 डिग्रीज, एज अ रिजल्ट ज्योमेट्री विल बी लीनियर। सो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और मैंने जो बना दिया उसको मैं फिर से बना दूं। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा सेंट्रल एटम है, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स, याद रखिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स they are at 180 degrees. ये बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? 180 degrees to each other. ये पहला अदर एटम, ये दूसरा अदर एटम। ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? ज्योमेट्री इज कॉल्ड लीनियर ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री इज कॉल्ड लीनियर ज्योमेट्री। नाउ
अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अभी तक हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करी थी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, अब अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तब क्या होगा? गौर से देखिएगा, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक, और सेंट्रल एटम के पास यदि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से क्या बॉन्ड एंगल है? ये 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर हो। ओके, सो ये पहला अदर एटम है, ये दूसरा अदर एटम है, ये तीसरा अदर एटम है, ये 3 बॉन्ड्स हैं, और ये तीनों बॉन्ड्स एक दूसरे से 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर है। अब अगर आप इसको डॉटेड लाइन से यदि जोड़ देंगे, ये ज्योमेट्री क्या हो गई? इसको कहते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री, या किसी किसी किताब में इसी को एक और वर्ड यूज किया गया है, दे कॉल इट ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। इट कैन आइदर बी कॉल्ड ट्राइगोनल ज्योमेट्री और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। दोनों बातें सेम हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अश्विनी यादव, मेरी आवाज आ रही है ना? बस बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको मेरी आवाज आ रही है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट, now if there are 4 electron pairs in the valence shell of central atom, so 2 है तो linear, 3 है तो trigonal या triangular, and bond angle is 120 degrees. If there are 4 electron pairs in the central atom, in the valence shell of central atom, then what is going to happen? अब आप बहुत interesting चीज है, इसको बहुत गौर से notice करिएगा। Just a minute. Okay. See here. अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अदर एटम से थोड़ा सा बड़ा मैं इसको बनाता हूं। ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, याद रखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो ये पहला अदर एटम, दूसरा अदर एटम, तीसरा अदर एटम, चौथा अदर एटम, ठीक ना। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स। अब अगर आप इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, इसको अगर आप डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, इस ज्योमेट्री को का क्या नाम हो गया? दिस इज कॉल्ड tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. So if there are 4 electron pairs in the valence shell of central atom, ये central atom है, and there are 4 electron pairs in the valence shell of central atom, 4 electron pairs, तो ये 4 electron pairs यानी ये 4 bonds, एक electron pair का मतलब होता है एक bond, so ये 4 bonds अपने आप को इस तरह से, central atom इन 4 बॉन्ड्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेगा। अब इस बात को याद रखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, 4 हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए ऐसे भी अरेंज हो सकता है, ये 4 बॉन्ड्स इस तरह से भी अरेंज हो सकते थे। सवाल उठता है ऐसे ही क्यों अरेंज किया है? सेंट्रल एटम ने इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को या इन 4 बॉन्ड्स को 109 डिग्री 48 मिनट पर क्यों अरेंज किया? इस तरह से क्यों नहीं अरेंज कर दिया? या मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, इस तरह से क्यों नहीं अरेंज कर दिया? या और कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल कर दिया सेंट्रल एटम ने? वेल, उसका कारण ये है
कि चाहे ये ऑप्शन हो, ये वाला, चाहे ये ऑप्शन हो, इन दोनों ऑप्शंस में या इस जैसे और भी जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, सभी जगहों पर बॉन्ड्स के बीच की दूरी कम है, और यदि बॉन्ड्स के बीच की दूरी कम होगी यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी एंड स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे जितने भी ऑप्शन हो, ये वाले ऑप्शन को छोड़ करके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले ऑप्शन को छोड़ के जितने भी दूसरे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस में बॉन्ड्स के या इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस कम है, और यदि डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। Therefore, we cannot take these options. हमारे पास चॉइस नहीं, हम ये ऑप्शंस ले नहीं सकते। हमारे पास कुल मिलाकर एक यही चॉइस है, सेंट्रल एटम। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल एटम, ये वाला सेंट्रल एटम जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को 109 डिग्री 48 मिनट पर अरेंज करता है, तो इस बॉन्ड एंगल पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और यदि डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगा, और रिपल्शन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, एंड मिनिमम एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। याद रखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप ए सिस्टम और टू डेवलप ए ज्योमेट्री which will have maximum stability. अब स्टेबिलिटी को मैक्सिमम होना है तो एनर्जी को मिनिमम होना होगा। एनर्जी मिनिमम तब होगी जब रिपल्शन मिनिमम होगा, और रिपल्शन मिनिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। सो इस तरह से जब अरेंज होता है, 109 डिग्री 48 मिनट पर जब अरेंजमेंट होता है, तो ऐसी अवस्था में जो ज्योमेट्री बनती है उसी में मिनिमम एनर्जी होगी, और मिनिमम एनर्जी के कारण इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। So this will be tetrahedral geometry. Let's move forward. Okay. Now, let's take this. 5 electron pairs. अभी हम लोग बात किया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ज्योमेट्री लीनियर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ज्योमेट्री ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 48 minutes. Okay. Now, if there are 5 bond angles, central atom के वैलेंस शेल में 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तब किस तरह से अरेंजमेंट होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए, गौर से देखिएगा। ना ये जो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये अब सेंटर में यहां पर ये एटम है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। okay? ये जो बना हुआ है इसे हम जो नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बेस। दिस इज कॉल्ड ए ट्राइगोनल बेस, एंड इन द सेंटर ऑफ द ट्राइगोनल बेस, द सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट। अब याद रखिए, हमारे सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये पहला बॉन्ड बना, ये पहला अदर एटम, दूसरा बॉन्ड, दूसरा अदर एटम, तीसरा बॉन्ड, तीसरा अदर एटम। अच्छा, प्लीज लेट मी रिमाइंड यू, मेहरबानी करके आप ये जो चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको नोट करते चलिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। हो सकता है किताबों में उतनी क्लैरिटी के साथ आपको न मिले, एंड देयरफॉर प्लीज कीप नोटिंग डाउन these things as I am drawing it for you. Okay, so ये सेंट्रल एटम है, ये जो ट्राइंगल है इसको हम ट्राइंगुलर बेस कहते हैं, इसको ट्राइंगुलर बेस। और सेंट्रल एटम के देखिए आप, ये ट्राइंगुलर बेस के कॉर्नर पर पहला अदर एटम है, ये पहला बॉन्ड, दूसरा अदर एटम, दूसरा बॉन्ड, तीसरा अदर एटम, तीसरा बॉन्ड। अब देखिए आप, ये इस ट्राइंगुलर बेस के, लिसन केयरफुली, इस ट्राइंगुलर बेस के परपेंडिकुलर ये बॉन्ड बना है, परपेंडिकुलर ये बॉन्ड बना हुआ है, और ये चौथा अदर एटम, और ये ट्राइंगुलर बेस के नीचे परपेंडिकुलरली ये बॉन्ड बना हुआ है,
पांचवा अदर एटम और पांचवा बॉन्ड। ओके, सो अब अगर मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगुलर बेस है। वैसे मेरा हाथ ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है, बट इमेजिन करिए कि ये ट्रायंगुलर बेस है। सेंटर में सेंट्रल एटम है, 3 कॉर्नर्स पर 3 अदर एटम्स हैं। चौथा एटम कहाँ है? इस ट्रायंगुलर बेस के परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ। ये पांचवा एटम है और ये बॉन्ड से जुड़ा है सेंट्रल एटम से। और इसी तरह से सेंट्रल एटम से ये छठा एटम है जो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है। सो ये ट्रायंगुलर बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर एक बॉन्ड है और नीचे एक परपेंडिकुलर एक बॉन्ड है। सो ऊपर नीचे 2 बॉन्ड्स ये हो गए और 3 बॉन्ड्स यहाँ से, 3 और 2 5 बॉन्ड्स कुल मिलाकर के। इसीलिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यदि सेंट्रल एटम में होंगे, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यदि होंगे तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने कहा था इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर बेस। इसमें बनने वाले जो 3 बॉन्ड्स हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड। So there are 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये पहला इक्वेटोरियल बॉन्ड, दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड, तीसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड। Now what is an equatorial bond? Equatorial bond is the bond formed between the central atom and the other atom on the triangular base. Triangular base में जो 3 bonds बनते हैं, इन तीनों bonds को हम equatorial bond कहते हैं। और ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब ऑन द सेम प्लेन। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास 2 बॉन्ड्स ऐसे भी हैं जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये हमारा प्लेन है, ट्रायंगुलर बेस का प्लेन है। तो 1 2 3 बॉन्ड्स, 1 2 3 बॉन्ड्स इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, अलोंग द प्लेन है, कोप्लेनर, ऑन द सेम प्लेन, इक्विटोरियल बॉन्ड। एक बॉन्ड ऊपर है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बेस के एक बॉन्ड ऊपर है परपेंडिकुलर, एक बॉन्ड नीचे है परपेंडिकुलर। तो ये कोप्लेनर ना हो करके दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। सो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब गौर से सुनिएगा, ये बॉन्ड जो ट्रायंगुलर बेस के ऊपर या नीचे है, इसको भी नाम दिया गया। दे आर कॉल्ड आइदर एन एक्सियल बॉन्ड, या किसी किसी किताब में इसको एपिकल बॉन्ड भी कहा गया। ठीक। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नई चीजें कुछ यहाँ पर आपके सामने निकल करके आ रही हैं। कुछ नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, अभी तक पॉसिबली वो आपने उतना नोटिस ना किया हो। सो ये जो हमारा ट्रायंगुलर बेस है, किताबों में कहीं कहीं पर इसको ट्राइगोनल बेस कहा गया, कहीं कहीं किताब में इसको, इसी बेस को इक्वेटोरियल बेस भी कहा गया है। इट इज आइदर कॉल्ड ट्रायंगुलर बेस, trigonal base, or it is also sometimes referred as equatorial base. So this is the equatorial base. In the center there is a central atom. अब ये सेंट्रल एटम इक्वेटोरियल बेस में 3 पॉइंट्स पर जुड़ा हुआ है। ये 3 कॉर्नर्स हैं, इन तीनों कॉर्नर्स पर एक एक एटम है और इन तीनों से जुड़ने में 3 बॉन्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। 2 एटम जो है वो इस इक्वेटोरियल बेस के परपेंडिकुलर है, एक ऊपर एक नीचे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। सो ये जो बॉन्ड है इसको हम एपिकल बॉन्ड या एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड इक्वेटोरियल बेस पर बॉन्ड है इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, इसलिए इस एटम की पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है। सो व्हाट इज एन इक्वेटोरियल पोजीशन? Equatorial position is that point on the equatorial base where the atom is present. So equatorial position is that position on the equatorial base
where the atom is present, और ये एटम जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जुड़ा है, प्रेजेंट है, ये सेंट्रल एटम से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। सो कुल मिलाकर के ऐसे 3 पोजीशंस हैं, लिहाजा 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, 2 एपिकल पोजीशंस हैं, लिहाजा 2 एपिकल बॉन्ड्स हैं। सो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, 2 एपिकल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ इलैबोरेट करते हुए आपके सामने, so that you don't get confused and that you have the complete idea of what is going on over here. Okay, now इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में क्या बॉन्ड एंगल है? 120 डिग्री। The bond angle between two equatorial bonds is 120 degrees. The bond angle between 2 equatorial bonds is 120 degrees. Listen, the bond angle between an apical bond and equatorial bond, ये apical bond ध्यान रखिएगा, apical bond जो है वो equatorial base के perpendicular है, तो apical bond और equatorial bond के बीच में जो bond angle है वो है 90 degrees. So between two equatorial bonds, bond angle is 120 degrees. Between an apical bond and an equatorial bond, bond angle is 90 degrees. अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ज्योमेट्री में 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। अगर आप पहले नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो लीनियर ज्योमेट्री है उसमें कुल मिलाकर के एक ही बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में एक ही बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल में एक ही बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। लेकिन इस ज्योमेट्री में जहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, 2 प्रकार की बॉन्ड एंगल्स पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री का और इक्वेटोरियल एपिकल के बीच में 90 डिग्री का। इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं, देखिएगा, इसका नाम है ट्राइगोनल। इसको नोट करते चलिएगा, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये साहब ये बाई पिरामिडल हम लोग क्यों कहते हैं? अब आप देखिएगा, गौर से देखिए, यहाँ पर ये हमारा इक्वेटोरियल बेस है। लुक एट द स्क्रीन हियर, लुक एट मी ओवर हियर। ये हमारा इक्वेटोरियल बेस है और मैंने कहा कि एक एपिकल बॉन्ड है, ये एपिकल पोजीशन है और ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से। उसी तरह से नीचे भी एक एपिकल बॉन्ड है और ये एपिकल पोजीशन है और यहाँ पर भी बॉन्ड। अब इस तरह से जो ट्रायंगुलर बेस है ये एपिकल पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ये एक फेस कहलाता है। दिस इज अ फेस। एक इस तरह से है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से इधर से। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक जुड़ाव, ये पूरा फेस से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए आप, ये जो है जिसको मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, ये पूरा फेस है। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस एंड कवर दिस होल थिंग ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फेस किसे बोला जाता है। ठीक, ये एक फेस हो गया। इसी तरह से ये एक दूसरा फेस है। ये अगर मैं पूरे को हाईलाइट कर दूं, और तीसरा वो देखिए पीछे की तरफ है। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये जो पीछे जो तीसरा पोर्शन है ना, ये और ये ऑन द बैक साइड, पीछे की तरफ, इधर की तरफ, और ये ग्रीन कलर से मान लीजिए मैं इसको कर दे रहा हूं। सो एक फेस, 2 फेस सामने, 3 फेस ये। अब देखिए, देखने में कुछ पिरामिड जैसा लग रहा है ना,
एक ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा तीनों से आए और एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो पिरामिड जैसा हो गया। प्लेन के ऊपर एक पिरामिड और इसी तरह से प्लेन के नीचे भी एक पिरामिड है। तो ट्राइगोनल, क्योंकि इस बेस का नाम ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल का मतलब देयर आर टू पिरामिड्स, वन ऑन टॉप, वन एट द बॉटम। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई ये। और ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री तब है when there are 5 electron pairs present in the valence shell of the central atom. 5 electron pairs, trigonal bipyramidal। ठीक, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग क्योंकि समय करीब करीब खत्म पर है। यदि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं इसको जल्दी से आपके लिए बना देता हूं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो क्या पोजीशन होगी, देखिए आप। सो अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केस में जो हमने बेस बनाया था वो ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर बेस था, जिसको इक्वेटोरियल बेस भी कहते हैं। यहाँ पर जो बेस मैंने बनाया है ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेस है। ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम। अच्छा, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? याद करिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड ए equatorial position. So in case of covalent molecules or ions जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, तो स्क्वायर बेस होगा या ट्रायंगुलर बेस होगा एंड देयर विल बी 4 इक्वेटोरियल पोजीशंस। और याद करिएगा जैसे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में था, यहाँ पर भी 2 एपिकल पोजीशंस होंगे। सो ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड और ये नीचे की तरफ छठा बॉन्ड। यहाँ पर 5 बॉन्ड्स थे, यहाँ पर 6 बॉन्ड्स हैं। नाउ इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आई एम सॉरी, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। कैसे मालूम 90 डिग्री है? और देखिए ये पूरा सर्कल है और एंगल इन ए सर्कल क्या होता है? 360 डिग्री। अब यहाँ पर ये 360 4 भागों में डिवाइडेड है। ये देखिए पहला भाग, कलर चेंज कर दें, ये दूसरा भाग, फिर कलर चेंज कर दें, ये तीसरा भाग और फाइनली एक कलर और चेंज कर दें, चौथा भाग। सो ये 360 डिग्री जो है ये 4 भागों में डिवाइडेड है, तो एक भाग का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री एंड इक्वेटोरियल एपिकल बॉन्ड एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये जो एपिकल बॉन्ड है, ये एपिकल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल एपिकल बॉन्ड आल्सो 90 डिग्री। और इस ज्योमेट्री का जो नाम दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, दिस इज कॉल्ड octahedral geometry। Octahedral geometry where the bond angle, equatorial bond angle is 90 degree and equatorial apical bond angle is also 90 degree. And then we come to the last in our syllabus as far as the geometries are concerned, last in the syllabus, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर और अब आखिरी है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर देखिए आप, इक्वेटोरियल बेस हमने बनाया था ट्राइंगुलर, यहाँ जो इक्वेटोरियल बेस है वो स्क्वायरिश है या रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर जो हम इक्वेटोरियल बेस बनाने जा रहे हैं ये पेंटागोनल है। यानी पेंटागोनल का मतलब क्या हुआ? ए structure having 5 corners. Okay, so notice once again, this is our central atom, this is our central atom and there are 5 corners,
1 2 3, ये जो 3 ये सारे जो कॉर्नर्स है ना, इनके ऊपर एक एक एटम प्रेजेंट। मैं यहाँ छोटे डॉट्स बना रहा हूँ ताकि ये अदर एटम थोड़े छोटे दिखें और सेंट्रल एटम हमारा थोड़ा सा बड़ा दिखे। ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5। सो 1 2 3 4 और 5। सो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5। देयर आर 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड। याद रखिएगा, मैंने ये बात आपको ऑलरेडी ये टर्म्स सिखा दिया है। इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है? जो कोप्लेनर बेस में जो बॉन्ड्स बनते हैं उन सबको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। सो यहाँ पर ट्राइगोनल बायपिरामिडल में 3 बॉन्ड्स हैं जिनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। यहाँ 4 बॉन्ड्स हैं जिनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं जिनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। और ये 5 बॉन्ड्स होने की वजह से 5 पेंटागोनल वर्ड यूज होता है यहाँ पर। ओके, नाउ केवल 5 बॉन्ड्स यहाँ पर नहीं है, ये एक छठा पोजीशन है। दिस इज द 6th, और इस तरह से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है। एंड दिस इज द 7th, और ये बॉन्ड जुड़ा है। ठीक, सो देर आर 1 2 3 4 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 1 2 एपिकल या एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, ये टर्म्स अब आपके लिए नए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इन टर्म्स को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड किसे कहते हैं, एपिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। ओके, नाउ सो एंगल इन अ सर्कल 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 भाग है। सो 360 डिग्री को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 7 35, बचा 1, 5 2 10। यानी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज हाउ मच? 72 डिग्रीज। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज 72 degrees, and equatorial apical bond angle once again is 90 degrees. So there are 5 equatorial bond angles. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। So 5 equatorial bond angles हैं। 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स हैं जिनको कि हम देखते हैं ये प्रेजेंट है 72 डिग्रीज के। और अब आप देखिए यहाँ पर 5 इक्वेटोरियल एपिकल बॉन्ड एंगल्स, ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। देयर आर 5 ऑन टॉप, 5 at the bottom. So there are 10 equatorial apical bond angles of 90 degrees, and there are 5 equatorial bond angles of 72 degrees. इस ज्योमेट्री को भी जो नाम दिया गया बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। इसका नाम है पेंटागोनल। याद रखिए, ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दिस इज पेंटागोनल बायपिरामिडल। सो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लीनियर ज्योमेट्री। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ट्राइंगुलर ज्योमेट्री। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ट्राइगोनल या बायपिरामिडल ज्योमेट्री। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ऑक्टाहेड्रल। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए so that you know that what are the importance over here. ठीक, ले लिया आपने? Okay, चलिए, I will take maybe another 5 to 7 minutes and I will close for today. ठीक है, ये देखिए, ये पूरी वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाई है, ये पूरी चीज यहाँ पर प्रेजेंट है।
2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर ज्योमेट्री 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 120 डिग्री और 90 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इक्वेटोरियल एपिकल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 72 डिग्री बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल और 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल एंड एपिकल। ठीक है, ये एग्जांपल आपके सामने। ठीक, अब ये मैं सिर्फ आपको आज दिखाऊंगा, बनवाऊंगा नहीं आपसे। बनाने का काम हम तब करेंगे जब हम वेस्पर थ्योरी डिस्कस करेंगे। उस समय में आपको ये हर एक मॉलिक्यूल जो आपके सिलेबस में है खास तौर से, उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। ये देखिए लीनियर ज्योमेट्री, ये देखिए आपकी आंख के सामने, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। अगर आपके इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Then screenshot of this. Then this one screenshot ले लीजिए, इसका ले लीजिए। देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, किस तरह से है ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देन ये देखिए सामने आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब देखिए बहुत मजेदार बात है, देखिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, क्योंकि ये अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये ट्रायंगुलर बेस है, ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस है और ये पहला और ये दूसरा एपिकल पोजीशन है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये देखिए दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये तीसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये क्या कहलाएगा, एपिकल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल और एपिकल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, आपके आंख के सामने है, सो यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल। फिर ये देखिए ऑक्टाहेड्रल हो गया। वंस अगेन अगर आप वॉच करें तो ये 4 अदर एटम्स हैं। इन चारों एटम्स को अगर हम एक लाइन से जोड़ दें, अब देखिए स्क्वायर बेस बन गया ना। ठीक, ये एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये चारों इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। ये सारी बातें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 4 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन और सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, सेंट्रल एटम बीच में जो बॉन्ड है, इसको क्या बॉन्ड कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तो बॉन्ड का नाम भी इक्वेटोरियल बॉन्ड। दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड, तीसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड, चौथा इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब इसे हम कहते हैं एपिकल पोजीशन। ये दोनों क्या कहते हैं, एपिकल पोजीशन। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, एपिकल बॉन्ड। वेरी गुड। सो ये भी एक एपिकल बॉन्ड है और नीचे ये भी एपिकल बॉन्ड। अब देखिए आप इक्वेटोरियल पोजीशन के बीच में बॉन्ड एंगल कैसा है, 90 डिग्री। और इक्वेटोरियल एपिकल के बीच में भी बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एपिकल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये आपके सामने है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को एक और नाम दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगुलर बेस है ना, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कहते हैं या ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर स्क्वायर बेस है तो इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और ये देखिए आप, इसे हम कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब आप देखिए, अगर आप इन पांचों को इस तरह से जोड़ दें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, पांचों को हम जोड़ दिया, ये 5 हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन है।
ये 5 जो है ये हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पर है, जो कि जो पेंटागोनल बेस है हमारा, उस पेंटागोनल बेस में पाए जाते हैं 5 इक्विटोरियल पोजीशन। अब इन 5 इक्विटोरियल पोजीशन से सेंट्रल एटम पे जो बॉन्ड बना, ये सेंट्रल एटम है हमारा, बिल्कुल बीच में 5 बॉन्ड बनेंगे, ये 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनेंगे। और ये हमारा पहला एपिकल पोजीशन, ये हमारा दूसरा एपिकल पोजीशन। सो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड। So between two equatorial positions, between two equatorial bonds, the bond angle मैं आपको already बता चुका हूँ is 72 degrees, and between an apical and equatorial bond, the bond angle is that of 90 degrees. ठीक? So मेहरबानी से इसका screenshot आप ले लीजिए, so that you can also remember it when you are preparing and studying. Just 2 more things and we will close. The lone pair of electrons, अब ये सिज्विक पाउल कह रहे हैं that the lone pair of electrons and bonded electron pairs have similar effect on the geometry of covalent molecules or ions. ये सिज्विक पाउल का कहना था। हालांकि आगे चल के हम देखते हैं कि ये थ्योरी जो थी, इसमें ये जो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 है, ये दोनों ही पॉइंट्स इस थ्योरी का डीमेरिट थी, त्रुटियां थी, गलतियां थी, खामियां थी, जिस वजह से ये थ्योरी को कुछ समय के स्टडी करने के बाद इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि ये दोनों बातें गलत थी। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, सिज्विक पाउल कह रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का दोनों का समान प्रभाव, एक जैसा प्रभाव ज्योमेट्री पर पड़ता है। कहने का मतलब ये है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री पर अलग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर इज नो सेपरेट इफेक्ट, देयर इज नो एडिशनल इफेक्ट, देयर इज नो स्पेशल इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron, which means whether lone pair is present or not present doesn't make any difference on the geometry of the covalent molecule or ion. इसको हम देखते हैं कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, गलती है, हम लोग आगे देखेंगे। और जो चौथा जो पॉइंट पॉस्टुलेट है वो ये है that Sedgwick-Powell theory is only for singly bonded covalent molecules or ions. यानी कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A सिंगल बॉन्ड A, तो इसकी ज्योमेट्री तो हम Sedgwick-Powell से हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इसका जिसका है ए डबल बॉन्ड ए, इसको हम सिज्विक-पाउल से डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, वी कांट डू। ये सिज्विक एंड पाउल की थ्योरी का रिस्ट्रिक्शन था, दैट दिस थ्योरी इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, एंड सिज्विक-पाउल थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। Okay, just last 2 slides and we will close. What are the demerits of the Sedgwick and Powell theory? What are the demerits? त्रुटियां क्या हैं उसमें, disadvantages क्या हैं, क्यों उसको हटा दिया गया? Now, this theory proposes that lone pair of electrons and bonded electron pairs have similar effect on the geometry of covalent molecular ions, और ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा होता तो मीथेन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए था। यहां पर बॉन्ड एंगल है मीथेन में 109 डिग्री और 48 मिनट। इन केस ऑफ अमोनिया द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री और 28 मिनट के करीब। पानी मॉलिक्यूल 104 डिग्रीज 28 मिनट्स। ये 3 देखिए बॉन्ड एंगल्स अलग अलग हैं, जबकि तीनों की ज्योमेट्री सेम है, लेकिन फिर भी तीनों में बॉन्ड एंगल अलग अलग। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रभाव सेम होता तो इन तीनों में ज्योमेट्री भी सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीथेन मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ अमोनिया में, मीथेन में एक भी लोन पेयर नहीं है,
अमोनिया में एक लोन पेयर है, पानी में दो लोन, इसका मतलब तीनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वेरिएशन है, देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि लोन पेयर का प्रभाव सेम होता तो जो ज्योमेट्री मीथेन की थी वही अमोनिया की होनी चाहिए, वही वाटर मॉलिक्यूल की होनी चाहिए थी। क्यों बदली? क्यों ये 109 डिग्री से 160 डिग्री और 160 डिग्री से 104 डिग्री हो रहा? व्हाई देयर इज वेरिएशन? इसका मतलब ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का कुछ प्रभाव जरूर पड़ता होगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ज्योमेट्री में चेंज नहीं है, लेकिन बॉन्ड एंगल में चेंज दिख रहा है। और ये बॉन्ड एंगल में चेंज इसलिए है क्योंकि तीनों मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वेरिएशन। यदि न होता, लोन पेयर का प्रभाव अलग से न पड़ता, तो चाहे जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड एंगल में किसी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए था। However, this is not true. So on this basis, सिज्विक एंड पावेल ने कहा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रभाव एक जैसा होता है, यानी लोन पेयर का अलग से कोई प्रभाव नहीं होता है। On this basis, the shape and bond angle of ammonia, methane and water molecule should have been the same, since all have 4 electron pairs in the valence shell of the central atom. However, this is not true. ये देखिए सामने आपके सामने है मीथेन मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड एंगल है। लोन देखिए, यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ दो लोन पेयर्स हैं, और ये HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन HF मॉलिक्यूल है। यहाँ पर तीनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग, तीनों का बॉन्ड एंगल, चारों का बॉन्ड एंगल अलग अलग है। 109 डिग्री मीथेन में, 160 डिग्री अमोनिया में, 104 डिग्री वाटर में, 180 डिग्री HF मॉलिक्यूल में। Different number of lone pair of electrons is causing a change in the bond angle of the molecule, which simply means that there is a separate effect of lone pair on the geometry of the covalent molecular ion. However, Sidgwick and Powell theory says that lone pair of electron does not have a separate effect, और ये उसका demerit है, उसकी त्रुटि है ये। Okay, and the last, this theory also applies to single bonded covalent molecules or ions. That is, this theory doesn't talk about any With this we come to an end of today's lecture. Thank you very much for joining here. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बातों को सुना है. You have noted down many things. Just a couple of questions. Yes, Rushali, I am unmuting you. पूछ लीजिए, रुशाली जायसवाल. Sir, please explain first demerit once more. पहला डिमेरिट ये कहता है, सिज्विक एंड पावेल ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का, दोनों का ज्योमेट्री के ऊपर प्रभाव एक जैसा पड़ता है. ओके, विच मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या न हो, उसका ज्योमेट्री पर अलग से कोई प्रभाव नहीं है. जो भी प्रभाव है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक जैसा है, सिमिलर इफेक्ट है. विच मींस वेदर लोन पेयर इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, देयर इज गोइंग टू बी नो सेपरेट एडिशनल इफेक्ट ऑन द ज्योमेट्री शेप बॉन्ड एंगल ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूलर आयन. जबकि ऐसा सच नहीं है. क्यों नहीं है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था. मीथेन में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है. अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, बॉन्ड एंगल बदल जाता है, 160 डिग्री हो गया. वाटर मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर्स हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर फिर बदल गया, बॉन्ड एंगल फिर बदल जाता है, 107 से 104 हो जाता है. और HF मॉलिक्यूल में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड एंगल फिर चेंज हो जाता है. इसका मतलब ये दिख रहा है जैसे जैसे बॉन्ड एंगल की, जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी चेंज होता जाता है. जबकि सिज्विक एंड पावेल ने कहा
कि लोन पेयर की उपस्थिति का कोई अलग से प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ऐसा होता तो मीथेन मॉलिक्यूल की तरह अमोनिया का, वाटर का, HF का, HCl का सभी जगहों पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये डीमेरिट है। थैंक यू सर। कि हम लोग एक्सप्लेन, सिज्विक एंड पावेल ने इस सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरी थ्योरी तो कह रही है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रभाव सेम है, तो अगर प्रभाव सेम है तो बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, मगर बॉन्ड एंगल तो बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिज्विक एंड पावेल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अगली थ्योरी प्रपोज हुई, हम लोग अगली बार स्टडी करेंगे एंड वी विल लुक। ओके, शिवम पांडे, आई एम अनम्यूटिंग यू, अपना वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल और एक्सियल बॉन्ड एंगल सर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है कि डिफरेंट? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहीं पर भी देखिएगा, चाहे वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो चाहे पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होती है, एपिकल बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होती है। अब इस सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस लेक्चर के बाहर की बात है, लेकिन चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़िएगा, उसको कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, नोट कर लीजिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यस सर। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लिख लीजिए, इसको पढ़िएगा, वहां आपको बताया जाएगा कि क्यों एपिकल बॉन्ड या एक्सियल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़ा कम होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड आकाश मिश्रा, या बोलिए आकाश। सर जैसे कोई पॉइंट होता है, मान लीजिए सेंट्रल एटम ही है, तो उसके चारों तरफ 360 डिग्री ही एंगल बनता है। तो सर जैसे अब मान लीजिए उसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 360 से सर ऊपर कैसे एंगल बन जा रहा है? मान लीजिए सर टेट्राहेड्रल है, उसमें 109 डिग्री एंगल बन रहा है, तो चारों मिला के 360 से ऊपर हो जा रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों है? नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिर्फ 360 डिग्री का एंगल थोड़ी बन सकता है, वो तो अगर एक सर्कल में होगा तब 360 डिग्री है। आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने इक्वेटोरियल बेस बनाया था, कोप्लेनर है, जी। एक प्लेन में 360 डिग्री है, ऊपर नीचे अगर अलग अलग प्लेन्स में तो थोड़ी 360 डिग्री होगा। इसीलिए इक्वेटोरियल जब मैंने आपको बेस बना के दिखाया था, ट्राइंगुलर बेस, वहां पर कोप्लेनर, एक ही प्लेन पर सेंट्रल एटम के चारों तरफ 360 डिग्री होगा। स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल मैंने दिखाया था आपको बता करके, स्क्वायर बेस बना करके देखो, इसमें 360 डिग्री कोप्लेनर। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 360 डिग्री कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन पर 360 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन अगर अलग अलग प्लेन है तब थोड़ी, तब तो 360 डिग्री से बदल जाएगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो सर इसका मतलब सर प्लेन कितने हो सकते हैं सर? तो है अभी तो कई प्लेन हो सकते हैं स्पेस में? जी बिल्कुल हो सकते हैं, 2 प्लेन तो मैंने ही आपको बता दी। ठीक, चलो अश्विनी, लास्ट क्वेश्चन, अश्विनी बोलिए। यस सर, जैसे कह रहे हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन में जो एटम होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं जी। जो बॉन्ड बनते हैं उसके लिए कोई अलग प्लेन है, तो वो दोनों भी क्या कोप्लेनर होंगे? नहीं, ये हमारा इक्वेटोरियल बेस है, ये कोप्लेनर है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट, जितने भी एटम्स हैं, चाहे ये ट्राइंगुलर बेस हो तो 3 एटम्स होंगे, अगर स्क्वायर बेस है तो 4 एटम्स होंगे, पेंटागोनल बेस है तो 5 एटम्स होंगे। जितने भी एटम्स होंगे वो हो जाएंगे, वो सारे जो है कोप्लेनर हो जाएंगे। लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर हैं ये कोप्लेनर नहीं, ये तो ऑपोजिट प्लेन हो गया ना, दूसरा प्लेन हो गया। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो बॉन्ड है ये इस इक्वेटोरियल बेस के परपेंडिकुलर है। अब ये कोप्लेनर नहीं है, सो दिस इज वन प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर, ऊपर और फिर। ठीक है, समय हो गया है, काफी समय हो गया है, वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम टुडे, सो थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। लोग आज अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे भेजते ही हैं, भेज सकते हैं, एंड आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस।
Thank you very much and all the best.